गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के एजुकेशनल साइकोलॉजी चैप्टर से बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहलाती है। 0 से जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है और 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। उसमें है 6 से 9 वर्ष की अवस्था, 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है तथा 9 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक की अवधि को परिपाक काल, कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के कारण जो परिवर्तन होता है वो निम्नांकित है। लंबाई तो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक जो चलती है, 6 से 12 वर्ष तक, और इसमें प्रतिवर्ष 5 से 7 बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों बाल्यावस्था नहीं लंबाई बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। तो लंबाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है। प्रति वर्ष इंक्रीज होती है, बढ़ती है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में लंबाई जो है बालक एवं बालिकाओं की प्रतिवर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। और बाल्यावस्था के प्रारंभ में जहाँ बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है। बाल्यावस्था के प्रारंभ में जहाँ बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होती है, वहीं इस अवधि की समाप्ति पर बालिकाओं की औसत लंबाई बालकों की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बालकों की लंबाई अधिक होती है और उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। तो बाल्यावस्था के विभिन्न वर्षों में, जैसे विभिन्न वर्षों में तो बालक एवं बालिकाओं के औसत आयु के अनुसार लंबाई है। तो लंबाई सेंटीमीटर में बालकों की 6 वर्ष में होती है 108.5 और बालिकाओं की होती है 107.4 और लास्ट है 12 वर्ष पर 138.3 होता है बालकों का और 139.2 होता है बालिकाओं का। तो उत्तर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के अंतिम समय में बालिकाओं की लंबाई बालकों की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। अब है अगला भार। भार मीन्स वेट, वजन। तो भार है वजन। बाल्यावस्था के दौरान बालिकाओं के भार में काफ़ी वृद्धि होती है। बाल्यावस्था के दौरान बालिकाओं के भार में काफ़ी वृद्धि होती है। तो इसमें 9-10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। जब 9-10 साल के होते हैं बालक तो उनका भार जो है वजन बालिकाओं के भार से अधिक होता है, परंतु इसके उपरांत बालिकाओं का भार बालकों के भार से अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। तो 10 साल बाद
जो है बालिकाओं का भार बालकों के भार से अधिक हो जाता है, परंतु इसके उपरांत तो 6 वर्ष में बालकों का भार होता है 16.3 किलोग्राम और बालिकाओं का 16 किलोग्राम। फिर 12 वर्ष में बालकों का होता है 28.5 और बालिकाओं का होता है 29.8। ये रहा आपका भार का अंतर। अब हम आगे तो हेड एंड ब्रेन, सिर और मस्तिष्क, सिर और मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। बाल्यावस्था में सिर के आकार में, बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। तो परंतु शरीर के अन्य अंगों की भांति, परंतु शरीर के अन्य अंगों की तुलना में यह अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की अनुपातहीनता धीरे धीरे कम होती जाती है। बाल्यावस्था के अंत तक सिर का लगभग प्रौढ़ावस्था के 95% सिर का विकास हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में जितना बड़ा होता है सिर, उसका 95% सिर का विकास प्रतिशत हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार तथा भार दोनों की दृष्टि पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है और बाल्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार प्रौढ़ मस्तिष्क के लगभग 95% हो जाता है। तो मस्तिष्क माने ब्रेन, सिर और ब्रेन, ये 95% सिर का विकास हो जाता है। सिर का विकास प्रौढ़ावस्था के बराबर बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था के समान और 95% मस्तिष्क का अर्थात ब्रेन का विकास हो जाता है प्रौढ़ावस्था के समान। तो ये रहा सिर और मस्तिष्क का विकास। अब आगे हम देखेंगे हड्डियों का, हड्डियां, बोन्स। तो हड्डियां क्या है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या, उनकी दृढ़ता दोनों में ही वृद्धि होती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और उनकी दृढ़ता, मजबूती में दोनों में वृद्धि होती है। तो शिशु के शरीर के कुछ झिल्लियों के हड्डियों के रूप बदल जाने का हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ यह इंगित करना उचित होगा कि वृद्धि की प्रक्रियाओं में कोमल हड्डियों, जो कोमल हड्डियाँ हैं वो मिलकर एक हो जाती हैं, जिसके कारण हड्डियों की संख्या में बदलाव आता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर, जैसे शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 थी, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या है 270 और बाल्यावस्था में बढ़कर हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में बढ़कर हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। कितना बढ़ा? 70, 50, 30, 80 हड्डी बढ़ गई, 350 हो जाती है। इस अवस्था के दौरान हड्डियों का दृढ़ीकरण अथवा अस्थिकरण हो जाता है। तो इस अवस्था के बाद अस्थिकरण हो जाता है, दृढ़ीकरण, मजबूती, अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन तेजी से होता है, जिसके फलस्वरूप बालकों की हड्डियों का लचीलापन और कड़ापन, लचीलापन और कड़ापन या कठोरता आने लगता है। तो ये रहा आपका हड्डियाँ 350 हो जाती है, अस्थिकरण हो जाता है और बालकों की हड्डियाँ
में लचीलापन और कड़ापन आने लगता है। तो अगला है दांत। पांचवा क्या है? दांत, टीथ। कई दांत रखते हैं तो टीथ कहा जाता है, और एक दांत रखता है तो टूथ कहा जाता है, TOOTH। लगभग 5-6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो 5-6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। अस्थायी दांत आने लगते हैं, और लगभग 16 वर्ष की आयु तक लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। तो 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक लगभग सभी अस्थायी दांत, सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं या निकल आते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 32 होती है, 32। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन क्या है कि बाल्यावस्था के अंतर दांतों की संख्या कितनी रहती है? लगभग 27 से 28 दांत। बाल्यावस्था के अंतर 27 से 28 दांत रहते हैं, और शेष 4 दांत प्राय किशोरावस्था के अंतर या प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था के अंतर या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं। तो शेष जो है 4 दांत, 28 दांत के बाद 4 दांत और बचते हैं, वो किशोरावस्था के अंतर अर्थात 19, किशोरावस्था के अंत अर्थात 12 से 18 या 13 से 18 साल के अंतर, या तो प्रौढ़ावस्था में 15 से 35 के बीच निकलते हैं। तो शेष 4 दांत प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में निकलते हैं। तो 20 से 25 साल के प्रारंभ, 20 से 25 साल के मध्य में निकलते हैं। बालिकाओं के अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकल जाते हैं, और बालिकाओं के जो हैं अस्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकल आते हैं। तो दांत के निकल आने से बालकों के मुख के आकृति में परिवर्तन आने लगता है तथा उनका भोलापन समाप्त होने लगता है। तो जब पूरे दांत आ जाते हैं तो उनके भोलापन समाप्त हो जाता है तथा उनके मुख के आकृति में परिवर्तन हो जाता है। फिर अगला है मांसपेशियां, मसल्स। तो मांसपेशियां, मसल्स, बाल्यावस्था मांसपेशियां का विकास धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हो जाता है। 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते मांसपेशियां, तो 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते की आयु तक 33% मसल्स का विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था अंतर 33% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। उसके बाद इस अवस्था में बालक अपनी मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो इस अवस्था में बालक अपनी मांसपेशियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अन्य अंग क्या है? तो
तो बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है और जिसके कारण वह अपने विभिन्न शारीरिक अंगों, शक्तियों तथा गति पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। वह अपनी इच्छानुसार अपने विभिन्न अंगों, शक्तियों तथा गति पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। वह अपनी इच्छानुसार अपने विभिन्न अंगों का संचालन करता है और बहुत सक्रिय रहता है। विभिन्न अंगों का संचालन करता है और बहुत सक्रिय रहता है। तो बालक के कंधे चौड़े, कूल्हे पतले, पैर लंबे व सीधे होते हैं। अन्य अंगों में है कि बालक के कंधे चौड़े, पैर पतले, कंधे चौड़े, कंधे चौड़े हो जाते हैं, पैर पतले और कूल्हे पतले होते हैं। और बालकों का ये है। उसके बाद बालिकाओं के कंधे पतले, कूल्हे चौड़े तथा पैर कुछ अंदर की झुके हुए होते हैं। बालिकाओं के कंधे पतले, पैर कंधे पतले, कूल्हे चौड़े तथा पैर कुछ अंदर को झुके हुए होते हैं। लगभग 11-12 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं के यौन अंगों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आने लगती है। तो बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन में निरंतर कमी आने लगती है। 12 वर्ष की आयु में धड़कन की गति लगभग 85 प्रति मिनट हो जाती है। तो 12 वर्ष की आयु में धड़कन, हार्ट का पंपिंग धड़कन 12 वर्ष की आयु में 85 हो जाती है, 85 प्रति मिनट। 1 मिनट में 85 बार धड़कने लगता है। इस प्रकार आपने देखा कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अब हम लोग किशोरावस्था में शारीरिक विकास का अध्ययन देखते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास, तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को 18 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे टीन एज भी कहते हैं। टीन एज, टीन एज अर्थात 13 से 19 वर्ष की अवस्था। 13 से 19 वर्ष की अवस्था। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था के उपरांत प्रारंभ होती है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। तो ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। इसके बाद किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था, उसके पहले क्या है बाल्यावस्था। तो उसके बीच का काल जो है किशोरावस्था है। तो यह 18 वर्ष की आयु तक रहती है। 18 वर्ष, 12 से 18 ही अच्छा माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 13 से 19 वर्ष की टीन एज को कहा है। तो ये 12 से 18 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का विकास अत्यंत द्रुत गति से होता है। तो बालक एवं बालिकाओं के जैसे उनके शारीरिक लंबाई और
दांत, हड्डियों, मांसपेशियों, सिर तथा मस्तिष्क का विकास जो है अत्यंत द्रुत गति से होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पहला टॉपिक हम लेते हैं इसमें किशोरावस्था में लंबाई का, लेंथ। तो लंबाई कैसी होती है? तो किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र से बढ़ती है। तो इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और बालिकाएं प्राय 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक प्राय 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो बालिकाओं की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है और बालकों की 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। और किशोरावस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई जो है बालिकाओं से अधिक होती है और 18 वर्ष की आयु का औसत बालक इस आयु की औसत बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो 18 वर्ष की आयु का जो बालक होता है, तो 18 वर्ष की आयु की बालिका से 10 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की औसत लंबाइयों का, जैसे 12 वर्ष की आयु में बालक की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष तो 138.3 सेंटीमीटर सीएम, ये बॉय हो गया। और 12 वर्ष की ही आयु में बालिका की लंबाई 139.2 सीएम, ये गर्ल बालिका हो गई। और फिर 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में 161.5 सीएम, ये बॉय हो गया। और 18 वर्ष की आयु में 151.5 सीएम, ये गर्ल हो गई। तो ये बालक और बालिकाओं के 10 सेंटीमीटर लंबाई जो है अंतर होता है 18 वर्ष की आयु में। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे वेट, भार का। भार क्या होता है? तो किशोरावस्था में भार में काफ़ी, किशोरावस्था में जो है भार में काफ़ी वृद्धि होती है, वेट में। तो बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। बालकों का भार जो है वेट बालिकाओं के भार से अधिक तीव्र गति से बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का औसत भार बालिकाओं के औसत भार की तुलना में 4.5 kg अधिक होता है। किशोरावस्था के विभिन्न वर्षों में बालक तथा बालिकाओं का औसत भार, जैसे 12 वर्ष में 12 वर्ष की आयु में तो भार होगा 29.8 kg, ये बॉय हो गया। और फिर 12 वर्ष की आयु में 28.8 kg है बॉय। और ये 12 वर्ष की आयु में भार 29.8 kg गर्ल। फिर 18 वर्ष की आयु में बालक का भार क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 18 वर्ष की 47.3 kg। और 18 वर्ष की आयु में बालिका का भार हो जाएगा 43.1 kg। ये 47.3
1 kg, ये बॉय हो गया, ये गर्ल। तो ये है डिफरेंस भार में। तो बालकों का, जैसे हमने ये समझा इसमें कि 12 वर्ष की आयु में बालिकाओं का भार अधिक होता है और 18 वर्ष की आयु में बालकों का भार अधिक हो जाता है। तो जब अवस्था कम रहती है तो बालिकाओं का भार अधिक होता है, जब पूर्व किशोरावस्था में, और उत्तर किशोरावस्था में बालकों का भार अधिक हो जाता है। सिर तथा मस्तिष्क, नेक्स्ट है सिर तथा मस्तिष्क, ब्रेन। तो सिर एंड मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। हेड एंड ब्रेन में है कि किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है और पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार लगभग 1 किलो 250 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के बीच होता है। तो पूर्ण मस्तिष्क का भार 1 किलो 250 ग्राम से लेकर ब्रेन का भार होता है 1 किलो 400 ग्राम के बीच। ये पूर्ण मस्तिष्क ब्रेन का वेट है, ब्रेन वेट। ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और अस्थिकरण कब होता है, ये भी पूछा जाता है। और विभिन्न आयु वर्ग की अवस्था, आयु वर्ग की कितनी एज है, जैसे जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, उसके बाद 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, फिर 18 से 25 वर्ष तक युवावस्था, फिर 25 से एवं 25 से आगे प्रौढ़ावस्था और उसके बाद युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। 3 अवस्थाओं को हमेशा आप याद रखें। फिर चौथा है हड्डियाँ, बोन्स। हड्डियाँ किशोरावस्था में कितनी हो जाती हैं? शैशवावस्था में कितना देखा आपने? 270 हड्डियाँ रहती हैं। फिर बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं। अब किशोरावस्था में देखिए कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और हड्डियों का लचीलापन और समाप्त हो जाता है। हड्डियाँ कड़क हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं और हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। अस्थिकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, कम होने लगती है। अस्थि पंजर की कुछ हड्डियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। तो प्रौढ़ व्यक्ति में कितनी हड्डियाँ होती हैं एक सामान्य मनुष्य में? तो यहाँ पर 206 हड्डियाँ होती हैं। ये भी आपके जनरल नॉलेज में रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो 206 हड्डियाँ रहती हैं। पहला आपने देखा कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियाँ? 270 थी, फिर बढ़कर 350 हो गई, फिर किशोरावस्था के अंतर प्रौढ़ावस्था में हो गई 206 हड्डियाँ। अब दांत है एक। दांत है किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओं के लगभग 27 तथा 28। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओं के लगभग 27 तथा 28 दांत निकल आते हैं। लगभग 27 तथा 28 दांत निकल आते हैं।
और 4 प्रज्ञा दंत सबसे अंत में निकलते हैं। तो 4 जो है प्रज्ञा दंत होते हैं। प्रज्ञा दंत, प्रज्ञा दंत, इसे विजडम टीथ कहते हैं। WISDOM, विजडम टीथ, तो टीथ कहते हैं। तो ये सबसे अंत में निकलते हैं। प्रज्ञा बुद्धि, बुद्धि वाले दांत होते हैं। 4 जो है बुद्धि के दांत, विजडम टीथ माने बुद्धि के दांत। ये भी जनरल नॉलेज का प्रश्न है, बुद्धि के दांत। तो बुद्धि के दांत जो है विजडम टीथ, प्रज्ञा दंत सबसे अंत में निकलते हैं। व्यक्ति के प्रज्ञा दंत, विजडम टीथ प्रायः किशोरावस्था के अंतिम वर्षों या प्रौढ़ावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों से अंत तक में निकलते हैं। कुछ व्यक्तियों में प्रज्ञा दांत नहीं निकलते, बुद्धि वाले दांत नहीं निकलते हैं। जो 4 दांत होते हैं लास्ट में, 4 दांत यहाँ पर, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ एक ऊपर एक नीचे निकलता है। 4 दांत प्रज्ञा दांत उसे कहते हैं, बुद्धि के दांत। जिसके ये 4 दांत नहीं होते हैं 28 दांत के बाद, तो मूर्ख व्यक्ति माना जाता है, उसके बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है। और अगला है मांसपेशियां। तो किशोरावस्था में मांसपेशियों में का विकास काफी तीव्र गति से होता है। मसल, मांसपेशियां, किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास काफी तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 45% हो जाता है। तो ये मांसपेशियों का भार जो है शरीर के कुल भार का 45% भार मांसपेशियों का हो जाता है, शरीर के कुल भार का, अर्थात लगभग आधे आध। और किशोरावस्था के अंत तक बालक तथा बालिकाओं के सभी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं? आँख, तो किशोरावस्था के अंत तक ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा का। कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ। तो वे शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं और शरीर के सभी अंग हष्ट-पुष्ट तथा सुडौल दिखाई देते हैं। और किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं एवं मुख पर दाढ़ी और मूछ आने लगती है। और किशोरियों के वक्षस्थल तथा कूल्हों में परिवर्तन आने लगता है। किशोर तथा किशोरियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लगभग 14-15 वर्ष की आयु में किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि जो गले में स्थित होती है, उसके थायरॉक्सिन नामक स्राव निकलता है, जिसके कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, कड़क आ जाता है और किशोरियों की आवाज़ में कोमलता आ जाती है। आवाज़ सुरीली तथा मीठी होती है और मृदुलता आ जाती है। हृदय की धड़कन की गति में निरंतर कमी आ जाती है। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते समय व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।